नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है एसएससी सीजीएल टियर 1 26 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह की अप्रोच के साथ कम समय में किया जा सकता है। ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें एक सेंटेंस है, आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपको वो ऑप्शन बताना है जहां पर ये पैसिव वॉइस में हो। अब देखिए, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमें तीन मुख्य चेंज लाने होते हैं। पहला चेंज तो ये है कि जो आपकी वर्ब है उसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में ले आइए। फिर उसके बाद जो ट्रांजिटिव वर्ब है, पहला चेंज ही हो गया। उसके बाद जो दूसरा चेंज है वो है कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है आप उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये कन्वर्ट होकर सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में इस वर्ब का, इस एक्शन का डूअर है। तो इस सब्जेक्ट को डूअर की तरह रिफर करने के लिए इसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन यूज की जाती है किसी डूअर को रिफर करने के लिए। तो कहां पर है वो सही ऑप्शन जहां पर इसको पैसिव स्ट्रक्चर में दिया गया है। द लेसन एक्सप्लेन्ड, यहाँ पर तो एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्सप्लेन लिखा हुआ है, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में नहीं है, तो ये ऑप्शन हटा दो। यहां पर भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां पर भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बीइंग एक्सप्लेन्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन किसी भी सेंटेंस को चाहे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें, चाहे आप पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करें, उसका टेंस और उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर आपने टेंस चेंज कर दिया, तो इसको हटा दो। ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेंटेंस आपको दिया गया है जिसके कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। बताना है कि कौन से अंडरलाइन पार्ट में एरर है। ऑडासियस सही लिखा है। ऑडासियस का मतलब होता है विलिंग टू टेक रिस्क। कोई ऐसा पर्सन जो रिस्क ले लेता हो, रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हो, उसको आप ऑडासियस कह सकते हैं। विलिंग टू टेक रिस्क। एंटरप्रेन्योर सही लिखा हुआ है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो। समवन हु स्टार्ट्स और डू देयर ओन बिजनेस। someone who starts or does their own business। बिजनेस की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। अब देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है बियर, उसके बाद लिखा हुआ है मिनिमम। हालांकि ये जो बियर है ये भी अपने आप में एक वर्ड है और इसकी सही स्पेलिंग लिखी हुई है, लेकिन जो जिस वर्ड को यहाँ पर लिखा जाना था वो वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था बेयर। द बेयर मिनिमम का मतलब होता है द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट। बियर का मतलब आप जानते हैं, बियर जब नाउन होता है तो वो एक एनिमल होता है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये है बियर। इसके अलावा बियर जब वर्ब होती है, हालांकि मैं क्या कह रहा हूँ, बियर एक वर्ड है और उसका एक अपना मीनिंग है। जब वो नाउन होगा तो वो एक एनिमल होता है, और जब वो वर्ब होती है तो वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। उसका मतलब होता है टू टॉलरेट और एक्सेप्ट समथिंग। टू टॉलरेट और एक्सेप्ट समथिंग। लेकिन इस वर्ड को यहां पर यूज नहीं किया जाना था, यहां पर यूज किया जाना था बेयर को। यहां पर इस वर्ड को यूज किया जाना था, तो इस हिसाब से देखे तो ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। यहां पर होना चाहिए था बेयर। बेयर अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का मतलब हो जाएगा अनकवर्ड। बेयर का मतलब है विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट क्लॉथ्स या अनकवर्ड, जिसको कवर ना किया गया हो, जो ढका हुआ ना हो, उसको हम बेयर कह सकते हैं। द बेयर मिनिमम एक फ्रेज बन जाती है। द बेयर मिनिमम का मतलब हो जाता है द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट। एक तरह की इडियोमेटिक या मेटाफोरिकल फ्रेज है। द बेयर मिनिमम का मतलब हो जाएगा द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको फोर्थ ऑप्शन लगाना था। इस बेयर को नहीं, ये वाले बेयर को यूज किया जाना है, और इस बेयर के हिसाब से स्पेलिंग गलत लिखी हुई है।
तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्पेलिंग एरर्स आपको देखनी है। एक ऐसा सेंटेंस आपको बताना है जिस सेंटेंस में कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो एरर, नो स्पेलिंग एरर। बॉडी सही लिखी हुई है, प्रोड्यूसेस सही है, मोर सलाइवा सही है, अंडर सही लिखा, फ्लूरोसेंट FLUORESCENT सही लिखा है, इल्यूमिनेशन सही लिखा हुआ है, ILLUMINATION, विच सही लिखा हुआ है, हेल्प सही लिखा हुआ है, प्रिवेंट सही लिखा हुआ है, कैविटीज सही लिखा हुआ है। कैविटीज, कैविटी से बना है, कैविटी सिंगुलर हो गया, कैविटीज हो गया प्लूरल। तो आपका पहला सेंटेंस यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। फिर भी अगर आप और श्योर होना चाहते हैं कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, तो एक बार फटाफट इन सेंटेंसेस को भी चेक कर लो। प्रोड्यूसेस सही है, सलाइवा, फ्लोरोसेंट सही है, इल्यूमिनेशन की स्पेलिंग गलत कर दी, डबल एम नहीं होते हो। अब इसके बाद मैं सेंटेंस को चेक नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मुझे एरर मिल गई। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी इल्यूमिनेशन की स्पेलिंग में 2 एम लगा रखे हैं, इसके बाद मैं इसको चेक नहीं करूंगा। आगे देखेंगे, प्रोड्यूसेस सही है, सलाइवा, अंडर, फ्लोरोसेंट सही है, इल्यूमिनेशन सही है। प्रीवेंट की स्पेलिंग गलत कर दी, प्रीवेंट होता है PREVENT, इसके बाद मैं इसको चेक नहीं करूंगा। यहां पर भी गलती दी गई है, ए लगा दिया आई की जगह। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक को फिल करना है। देखिए, ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, क्योंकि कई बार जो है ये ब्लैंक मीनिंग के आधार पर, यानी कि आपके वोकैबुलरी के यूसेज के आधार पर दिए जाते हैं, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट के आधार पर भी ये हो सकते हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के आधार पर भी ब्लैंक को फिल करने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 वर्ड दिए गए हैं और चारों वर्ड में से मीनिंग के हिसाब से उठाकर यहाँ पर आपको एक वर्ड लगाना है। तो सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझना यहाँ पर जरूरी है। पढ़ेंगे तो टर्माइट्स, टर्माइट्स क्या होते हैं? ठीक है, टर्माइट जो है एक तरह का कीड़ा होता है और घरों में आपने देखा होगा इस तरह की ये दीमक लग जाती है, इसी दीमक को टर्माइट कहते हैं। इस तरह से ये लकड़ी वगैरह को खा जाते हैं और इस तरह से ये स्पॉइल कर देते हैं, इसको कहते हैं टर्माइट या दीमक। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द टर्माइट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर जस्ट, वर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है, जस्ट यहाँ पर एडवर्ब हो गया। द टिप ऑफ द, देखिए एक ईडियम है, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग होता है लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये इमेज देखिए, एक लार्ज मास है जो सी में फ्लोट कर रहा है और ऊपर केवल इसका टिप दिख रहा है। टिप का मतलब ऊपर का टॉप वाला पार्ट, नीचे ये बहुत बड़ा और भी बचा हुआ पार्ट है जो आइसबर्ग का है, लेकिन ऊपर आपको दिख रहा है टिप। तो ये जो टिप आपको दिख रहा है ये उस बड़े लार्ज मास, उस बड़े आइसबर्ग का छोटा सा पार्ट है। तो द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब हो जाता है स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्ज प्रॉब्लम, a small part of a large problem। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का छोटा से हिस्से को आप क्या कह देंगे, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो ये आइसबर्ग है और टिप आपको इतना दिख रहा है। बाकी ये मीनिंग के आधार पर द टिप ऑफ द माउंटेन नहीं आना था, द टिप ऑफ द शू नहीं आना था, द टिप ऑफ द हाई हील नहीं आना था, ये ईडियम है, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटेंस आपको दिया गया है, इस सेंटेंस में पार्ट्स को अंडरलाइन किया गया है और बताना है कि कहां पर गलती हो सकती है। पूरे सेंटेंस को एक बार सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट जो कि एक प्रोनाउन है, लव हमारी यहाँ पर मेन वर्ब हो गई जो कि ट्रांजिटिव नेचर की है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, वो लिखा है टू रीड, यानी कि इन्फिनिटिव के रूप में 2 + V1। तो लव तो यहाँ पर सही है, टू रीड भी सही है यहाँ पर, तो ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अभी जो टू रीड है, ये जो इन्फिनिटिव है, लव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। इन्फिनिटिव भी नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, वर्ब होते हैं, तो इसमें भी वर्ब का एट्रीब्यूट चेक करो और हमने पाया कि ये खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट कोई नाउन फ्रेज हो सकती है। स्टोरीज नाउन हो गया और सर्टेन हो गया उसके लिए एडजेक्टिव।
तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरीज क्योंकि प्लूरल थी और सर्टेन उससे पहले एडजेक्टिव लग गया, तो ये एक नाउन फ्रेज रीट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट होगी, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम प्रीपोजिशन। फ्रॉम प्रीपोजिशन उसके बाद उस सोर्स को बताने के लिए कि स्टोरीज का सोर्स क्या है। आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम अ महाभारत, तो उस स्टोरीज के सोर्स को रिफर करने के लिए हमने फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाया, और फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अब यहाँ पर लिखा है महाभारत, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है एक प्रॉपर एपिक का। एपिक का मतलब होता है एक लार्ज, एक लॉन्ग हिस्टोरिकल, कोई पोयम हो, कोई बुक हो, कोई राइटिंग हो, जो कि हिस्ट्री में हुए बहुत सारे इवेंट्स को इंक्लूड करती हो, कंटेन करती हो, उसको हम एपिक कह सकते हैं। EPIC। तो ये जो एपिक है तो एक प्रॉपर नाउन हो गया। महाभारत एक ग्रंथ का नाम है, प्रॉपर नाउन है अगर, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं थी। आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। पांचवे का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाए जाते हैं, आर्टिकल लगाए जाते हैं कॉमन नाउन से पहले। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ब्लैंक को फिल करना है, सेंटेंस के मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी ब्लैंक में होगा वो एक्चुअली में सब्जेक्ट होगा, और इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद इज लगा दी गई है लिंकिंग वर्ब के रूप में। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। हिंड्रेंस का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो किसी प्रोसेस को, किसी मूवमेंट को ब्लॉक कर दे, रोक दे। समथिंग, हिंड्रेंस का मतलब हो गया समथिंग दैट प्रिवेंट और ब्लॉक अ मूवमेंट और प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस चल रही है उसको रोक दे, उसको ब्लॉक कर दे, उसको आप हिंड्रेंस कह सकते हैं। इसका एक सिनोनियम होता है ऑब्स्टेकल। अब देखिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है पॉपुलेशन में इज अ हिंड्रेंस, मतलब ऑब्स्टेकल है टू कंट्रीज ग्रोथ। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट इन पॉपुलेशन को हिंड्रेंस कंसीडर किया जा सकता है, डिक्रीज को, रिड्यूस को? आप देखेंगे कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है, तीनों के तीनों ऑप्शन सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू बिकम स्मॉलर, टू बिकम नैरोअर, या टू मेक समथिंग स्मॉलर और नैरोअर। तो कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज या रिड्यूस, पॉपुलेशन में किसी डिक्रीज को हिंड्रेंस कहा जा सकता है कंट्री ग्रोथ के लिए? नहीं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अ हिंड्रेंस टू ए कंट्रीज ग्रोथ, कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो कंट्री की जो ग्रोथ है उसके लिए ऑब्स्टेकल हो सकता है, हिंड्रेंस हो सकता है। तो मीनिंग के आधार पर सेंटेंस के मीनिंग को समझना जरूरी है। इन चारों शब्दों की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। छठे का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अ हिंड्रेंस टू ए कंट्रीज ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है इन लिखे हुए शब्दों के लिए। समवन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री। अथीस्ट का मतलब क्या होता है? अथीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड और मैनी गॉड। जो अथीस्ट पर्सन है उसके हिसाब से दुनिया में कोई भगवान नहीं है, यूनिवर्स में कोई भगवान नहीं है, देयर इज नो गॉड। जो ये मानता हो कि कोई भगवान नहीं है उसको हम अथीस्ट कह सकते हैं। तो अथीज्म एक ऐसी प्रैक्टिस हो गई, एक ऐसी विचारधारा हो गई, एक ऐसी फिलोसफी और आइडियोलॉजी और एक बिलीफ सिस्टम जिसमें आप किसी भगवान को नहीं मानते हैं। अथीस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अथीस्ट इज a person who does not believe in any god or gods। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन वर्ड का मतलब अभी मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था, फिर बता देता हूं। मेट्रोपॉलिटन एक ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन रीजन को कहा जा सकता है जहां पर
इंडस्ट्रीज हो, कमर्शियल एरियाज हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, लोग बहुत पास पास मतलब बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हो, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। तो मेट्रोपॉलिटन वर्ड का मतलब हो गया, मेट्रोपॉलिटन उस रीजन को कहा जा सकता है जो डेंसली पॉपुलेटेड हो, डेंसली पॉपुलेटेड हो, डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन का मतलब होता है, एग्लोमरेशन का लिटरल मीनिंग है अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। उस कॉम्बिनेशन को, उस ग्रुप को जो कि जिसमें बहुत सारी चीजों का इंक्लूजन हो, उसको एग्लोमरेशन कह सकते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एक ऐसा एग्लोमरेशन है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, फैक्ट्रीज हैं, कमर्शियल एरियाज हैं, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस कॉम्बिनेशन को जिस भी रीजन में, जिस भी बड़े शहर में पाया जाएगा, उसी को आप मेट्रोपॉलिटन रीजन या मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं। फिर एक वर्ड है कोस्मोपॉलिटन। कोस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है? कोस्मोपॉलिटन, कोस्मोपॉलिटन जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। कोस्मोपॉलिटन जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है हैविंग और इंक्लूडिंग डिफरेंट थिंग्स और पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड। किसी ऐसे सिटी को, किसी ऐसे कंट्री को, किसी ऐसे रीजन को, किसी ऐसे कल्चर को, किसी ऐसे बिहेवियर को, किसी ऐसी आइडिया को, फिलोसफी को, थ्योरी को, किसी ऐसी हैबिट को जिसमें वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को, वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को इंक्लूड किया गया हो, वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लोगों को इंक्लूड किया गया हो, उसको आप कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। कोई एक ऐसा शहर है जिसमें दुनिया के अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग वहां पर रहते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े वहां पर पहने जाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें वहां पे खाई जाती हैं, आप कह सकते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कोई ऐसा कल्चर है जहां पर दुनिया के अलग अलग चीजों को इंक्लूड किया गया है, अलग अलग चीजों को, अलग अलग कस्टम्स को इंक्लूड किया गया है, बहुत तरह के लोग रहते हैं वहां पे, फ्रांस के भी रहते हैं वहां पे, इंग्लैंड के भी रहते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के भी रहते हैं, साउथ अफ्रीका ब्राजील के भी लोग वहां पर रहते हैं, सब अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, दुनिया के अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग चीजों को करते हैं, कहते हैं। इसको कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कहा जा सकता है, जहां पर दुनिया के अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जगह की चीजें इंक्लूडेड हो। अब इसी मीनिंग को कन्वे करता है ये अपने नाउन फंक्शन में। नाउन जब कॉस्मोपॉलिटन होता है तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस्ड और विजिटेड many different places of the world and relates to them, एक ऐसा पर्सन जो दुनिया में बहुत जगह पर घूम चुका हो, अलग अलग शहरों में रह चुका हो, अलग अलग कल्चर को एक्सपीरियंस कर चुका हो, आप ऐसे पर्सन को कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं, क्योंकि फिर वो किसी एक देश से नहीं, किसी एक कंट्री से नहीं, वो वर्ल्ड के सभी कंट्री से, सभी कल्चर से रिलेट करने लगता है। अलग अलग जगह वो रहा है, अलग अलग चीजें उसने एक्सपीरियंस की है, अलग अलग कल्चर को उसने जो है एक्सपीरियंस किया है, तो उनसे रिलेट करने लगता है। उसको लगता है कि ये सब वो इन सभी कल्चर से रिलेट करता है, वो इन सभी देशों से रिलेट करता है। तो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया से रिलेट ना करके पूरी दुनिया से रिलेट करता है, क्योंकि उसने अलग अलग कल्चर को एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग जगह वो घूमा है। तो ऐसे पर्सन को हम कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं।
तो आपका जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, समवन हु रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब कंसीडर द होल वर्ल्ड एज हिज ऑन कंट्री। वो इसलिए क्योंकि वो अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में रहा है, 2 साल यहाँ रह गया, 3 साल वहां रह गया, 1 साल वहां रहा, बचपन में वहां रहा, थोड़ा बड़ा हुआ तो वहां चला गया, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर रहा है, अलग अलग कल्चर को उसने एक्सपीरियंस किया है, तो पूरी दुनिया को ही अपना देश मानता है। ऐसे पर्सन को हम कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जो पुअर पीपल की हेल्प करता हो, उनको पैसे वगैरह दे दिए, उनको कपड़े दे दिए, खाने के लिए कुछ दे दिया, ऐसे पर्सन को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु helps the poor, especially by giving them money, by giving them money, या person who supports or promotes welfare of others, दूसरों के वेलफेयर को सपोर्ट करता हो, प्रमोट करता हो, ऐसे पर्सन को आप फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट से रिलेटेड वर्ड आपको दिखा देता हूँ। फिलैंथ्रोपिस्ट को जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो किस तरह के वर्ड, किस तरह के उससे रिलेटेड वर्ड आए? गिविंग, सोशल, जेनरोसिटी, केयर, डोनर, ह्यूमैनिटेरियन, असिस्टेंट, वॉलंटियर, डोनेट, हेल्प, चैरिटी, डोनेशन, गिव, सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी, एड, ह्यूमन पब्लिक गुड, एल्ट्रुइज्म, हार्ट, फंडिंग, जनरस, बेनिफैक्टर, होप, कंट्रीब्यूट, स्पॉन्सरशिप, मनी, इस तरह के रिलेटेड वर्ड निकल के आते हैं जब आप फिलैंथ्रोपी को या फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड को गूगल पर सर्च करते हैं। यानी कि इन सारे चीजों को इंक्लूड करने वाला पर्सन, इन सारी चीजों को करने वाले पर्सन को फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जा सकता है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिलेक्टिव का हमें एंटोनियम बताना है। सिलेक्टिव का मतलब होता है केयरफुल इन चूजिंग समथिंग। जिसको कुछ भी चूज करना हो तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है कि इसको चूज करूं या इसको चूज करूं, एकदम से कुछ भी चूज नहीं करता, केयरफुली वो कुछ भी चूज करता है, उसको कह सकते हैं सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब हो गया केयरफुल इन सिलेक्ट और इन सिलेक्टिंग। इन प्रीपोजिशन लगा दिया ना मैंने, तो अब जीरन लगाऊंगा। केयरफुल इन सिलेक्टिंग और चूजिंग समथिंग, इन चूजिंग समथिंग। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्टिमुलेटिंग, डाउटफुल, प्लांट, केयरलेस। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। स्टिमुलेट एक अच्छा वर्ड है, स्टिमुलेट का मीनिंग जान लेते हैं। क्या हो सकता है स्टिमुलेट का मीनिंग? स्टिमुलेट एक वर्ब है, STIMULAT। स्टिमुलेट वर्ब का मतलब हो जाएगा टू एनकरेज, टू एनकरेज समथिंग टू ग्रो और डेवलप, टू ग्रो, डेवलप और बिकम एक्टिव, और बिकम एक्टिव। एक मीनिंग और इसका इसी से हो जाएगा मिलता जुलता, टू मेक समवन इंटरेस्टेड और एक्साइटेड अबाउट समथिंग, टू मेक समवन इंटरेस्टेड और एक्साइटेड अबाउट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10वां देख लेते हैं। फिर से जो है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ब्यूरियल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव्स। आपको ब्यूरियल ग्राउंड के बारे में बताना है कि जिसमें ग्रेव्स को कंसिस्ट किया गया। कोर्टयार्ड, सिमेट्री, सैंक्चुरी, ऑडिटोरियम। देखिए कोर्टयार्ड क्या होता है, मैं आपको इमेज के द्वारा दिखा देता हूँ। कोर्टयार्ड एक ऐसे ओपन प्लेस को कहते हैं जिसके चारों तरफ दीवार हो लेकिन ऊपर छत ना हो, और हमारे गांव में से कह देते हैं आंगन। ये जो रीजन है यहाँ पर, इसको कहते हैं कोर्टयार्ड। चारों तरफ दीवार तो है, चारों तरफ से एनक्लोज किया गया है, बंद किया गया है, लेकिन ऊपर छत नहीं है।
इसको बरामदा कह देते हैं, इसको आंगन कह देते हैं। अंदर हो गए कमरे, तो इस आंगन को कोर्टयार्ड कह देते हैं। ऊपर छत नहीं है लेकिन चारों तरफ से बंद है। घरों में जो ये होता है, आप सबके घर में ये होगा कोर्टयार्ड। सिमिट्री का मतलब होता है अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव्स। एक ऐसा ग्राउंड जहां पर डेड बॉडीज को बरी किया जाता है। ब्यूरियल बना है बरी से। एक ऐसा लार्ज ग्राउंड जहां पर डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, जहां पर ग्रेव्स होती हैं। फिर एक वर्ड आया है आपके क्वेश्चन में, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है प्लेस फॉर रिफ्यूजी और प्रोटेक्शन। प्लेस फॉर रिफ्यूजी और प्रोटेक्शन। आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा। क्या होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कुछ एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके रेफ्यूजी के लिए किसी एक रीजन को, किसी एक स्पेसिफिक रीजन को, जो कि यूजुअली फॉरेस्ट होता है, उसको सेंचुरी कैटेगराइज कर दिया जाता है, उसको सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। वहां पर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, वहां की जो प्रॉपर्टी है वो किसी को बेची नहीं जा सकती है। वो गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है। यहाँ पर ये सब क्या आता है, इन पशु पक्षियों के कंजर्वेशन के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनको रेफ्यूजी देने के लिए, इनको सुरक्षा देने के लिए। तो ये होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत सारी है आपके सामने। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये माल ढोक पक्षी अभयारण्य, वन परिक्षेत्र। हिंदी थोड़ी मेरे पढ़ने की आदत नहीं है, और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी की सारी सेंचुरी बनाई जाती है एनिमल्स को प्रोटेक्शन और रेफ्यूजी देने के लिए। फिर एक वर्ड आपके जो क्वेश्चन में आया है वो है ऑडिटोरियम। क्या होते हैं ऑडिटोरियम? इस तरह का एक क्लोज बिल्डिंग जहां पर इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स हो, सामने एक स्टेज दिया गया हो परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर कोई लेक्चर दे सकता है, कोई गीत गुनगुना सकता है, कोई डांस कर सकता है, इस स्टेज पर कोई भी परफॉर्म कर सकता है, और सामने इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट हो। इस तरह का एक बड़ा सा हॉल होता है जहां पर एक प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर ये स्टेज दिया गया है परफॉर्म करने के लिए, अच्छा साउंड सिस्टम लगा होगा, इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट होगा ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के बैठने के लिए। इसको बोला जाता है ऑडिटोरियम। यहाँ पर देखिए लड़की परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पर ये जो ऑडियंस है इसको एंजॉय कर रही है। इसको कह देंगे ऑडिटोरियम। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाना चाहिए था सिमिट्री। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पर चल लेते हैं। अंडरलाइन वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करने वाला ऑप्शन हमें बताना है। सबसे पहले मैं अंडरलाइन वर्ड्स पढ़ूंगा। अगर अंडरलाइन वर्ड्स का मीनिंग मुझे क्लियर है और ऑप्शन मुझे पता है कि ऑप्शन का मीनिंग क्या है, तो फिर पूरे सेंटेंस को, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन वर्ड्स इनका मीनिंग क्या है, तब मैं पूरे स्टेटमेंट को पढ़कर इन अंडरलाइन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करूंगा, एक्चुअल मीनिंग का पता लगाने की कोशिश करूंगा, और फिर उस एक्चुअल मीनिंग के आधार पर मैं यहाँ पर ऑप्शन चूज करूंगा। तो मुझे तो पता है कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरेस्पॉन्सिव। इसका मतलब कोई बहुत मुश्किल शब्द नहीं लिखे हैं, आसान शब्द लिखे हैं, कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरेस्पॉन्सिव। और अगर फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो पढ़ लो एक बार स्टेटमेंट। द हैवी मेडिकेशन, तो इससे पता लग जाता है कि इन वर्ड्स का इस कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग होना चाहिए, और फिर उस मीनिंग के आधार पर हमें क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। द हैवी मेडिकेशंस एंड स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एट द सैनिटोरियम। सैनिटोरियम एक ऐसा हॉस्पिटल होता है जहां पर गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, क्रोनिक डिजीज, लॉन्ग इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, इस तरह की जो बड़ी लंबी बीमारियां होती हैं, वहां पर जिन बीमारियों का इस्तेमाल उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको सैनिटोरियम कहते हैं। द हैवी मेडिकेशंस एंड स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एट द सैनिटोरियम विल श्योरली टर्न ए पेशेंट कंप्लीटली लाइफलेस एंड
एंड रेस्पॉन्सिव। टॉम्बिक का मतलब क्या होता है? देखिए, टॉम्बिक का मतलब हो गया रिलेटेड टू ए टॉम्ब। टॉम्ब क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, वो स्ट्रक्चर जिन्हें हम टॉम्ब कहते हैं। ये है टॉम्ब, ये हुमायूं टॉम्ब है, ताजमहल को भी एक टॉम्ब कहा जाता है। टॉम्ब एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर किसी डेड पर्सन की बॉडी को, किसी पर्सन की डेड बॉडी को जो है बरी किया गया हो और इस स्ट्रक्चर को बना दिया गया हो एक मेमोरियल के रूप में, एक मेमोरियल प्लेस के रूप में, किसी बड़े फेमस पर्सन की डेड बॉडी को बरी कर ऊपर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बना दी। वो स्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई पैलेस भी हो सकती है, और बड़े बड़े पत्थर भी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है टॉम्ब। यहाँ पर कहा जाता है कि मुमताज महल की जो कब्र है, डेड बॉडी है, वो दफन है, ऊपर ये स्ट्रक्चर बना दी मेमोरियल के रूप में, ये हो गया टॉम्ब। तो इन टॉम्ब से कुछ भी रिलेटेड होगा तो वो टॉम्बिक हो गया। तो यहाँ पर इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की दी गई है। कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरेस्पॉन्सिव। कैडेवरस, कैडेवरस का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, कैडेवरस बना है कैडेवर से, एक वर्ड होता है कैडेवर, CADEVER, ए है, CADAVER। कैडेवर का मतलब होता है अ डेड ह्यूमन बॉडी दैट इज यूज्ड फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस। कोई ऐसी डेड ह्यूमन बॉडी जिसको मेडिकल या साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, हम कैडेवर कह देते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूं इमेज के द्वारा, आप जल्दी समझ जाते हैं बातों को। ये एक डेड ह्यूमन बॉडी जिसको साइंटिफिक या मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इस डेड ह्यूमन बॉडी को कहा जाता है कैडेवर। एक डेड ह्यूमन बॉडी और होती है जिसको कॉप्स कहते हैं। कॉप्स का मतलब होता है अ डेड ह्यूमन बॉडी। दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉप्स का मतलब है डेड ह्यूमन बॉडी, कैडेवर का मतलब है अ डेड ह्यूमन बॉडी दैट इज यूज्ड फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस। साइंटिफिक पर्पस के लिए जिस डेड ह्यूमन बॉडी को यूज किया था वो कैडेवर, और किसी भी डेड ह्यूमन बॉडी को आप कॉप्स कह सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, ये जो डेड ह्यूमन बॉडी है कैडेवर, इसी से बन जाता है एक वर्ड कैडेवरस, CADAVEROUS। कैडेवरस का मतलब हो जाएगा, आप कैडेवरस किसी ऐसे पर्सन को कह सकते हैं जो कि बहुत कमजोर हो, सिक हो, बीमार हो, आपको ऐसा लग रहा हो ये तो मरा, ये तो मन इसका काम होने वाला है, मरने वाला है, आप उसको कह सकते हैं कैडेवरस। कैडेवरस का मतलब हो जाएगा वेरी थिन, सिक, थिन हो सकता है, थिन ना हो, सिक तो होगा, वेरी सिक एंड पेल, resembling lifeless, resembling lifeless person। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा हो कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, जाने वाला है, इसका काम हो गया, उस पर्सन को आप कैडेवरस कह सकते हैं। तो इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपको जो वर्ड है अंडरलाइन किए गए हैं। कैडेवरस का मतलब हो रहा था कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरेस्पॉन्सिव। कैडेवर का मतलब भी एक ऐसी ह्यूमन बॉडी होती है जो डेड है। कैडेवरस का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि लाइफलेस सर नजर आ रहा हो, कि बचा नहीं है, अभी इसमें कुछ निकलने वाला है, इसका मृत्यु होने वाली है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। जोनिक का मतलब क्या होता है? जोनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू जोन। जोन क्या होता है? किसी भी एरिया को कैटेगराइज कर दिया जाता है, उसको हम जोन कह देते हैं। ये सेफ जोन है, ये डेंजर जोन है, ये नॉर्थ जोन है, ये साउथ जोन है। डेंजर जोन इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में डेंजर है। तो जोन का मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगराइज्ड एरिया, अ पर्टिकुलर एंड कैटेगराइज्ड एरिया, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। वेस्टेड का मतलब क्या होता है? देखिए, वेस्ट एक वर्ब होती है, WASTE। वेस्ट एक वर्ब भी हो जाएगी और नाउन भी हो जाएगा।
किसी चीज को इफेक्टिवली यूज ना करना, इफिशिएंटली यूज ना करना, उसको वेस्ट करना ही होता है। नाउन भी हो जाएगा इसी मीनिंग में। इसके अलावा जो वेस्टेड वर्ड है WASTED, उसका मतलब हो जाता है वेरी ड्रंक। वेस्टेड का मतलब हो जाएगा वेरी ड्रंक। आप इस पर्सन को वेस्टेड कह सकते हैं, पी खाकर पड़ा हुआ है, मस्त होश में नहीं है, और ये भी लगभग होश गंवाने वाला है, एक दो घूंट और मारेगा और उसके बाद ये सेट होकर लुढ़क जाएगा। तो इन पर्सन को आप वेस्टेड कह सकते हैं, वेरी ड्रंक पर्सन को। इसके अलावा वेस्टेड का एक मतलब और होता है, और ये मीनिंग जो है सोशल लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, सोशो फाइनेंशियल लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वेस्टेड का मतलब हो जाएगा वेरी थिन एंड वीक बिकॉज ऑफ हैविंग नो फूड और इलनेस। किसी इलनेस की वजह से या भोजन के ना होने की वजह से अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा हो, जैसे कि ये बच्चा यहाँ पर दिखाया गया है, तो उसको कहा जा सकता है वेस्टेड, वेरी थिन और वीक बिकॉज ऑफ इलनेस और हैविंग नो फूड। बहुत दिनों से भोजन ना मिला हो तो किसी पर्सन की हालत कैसी हो जाएगी, बहुत कमजोर नजर आएगा, बहुत पतला हो जाएगा, उसको कह सकते हैं वेस्टेड। और मैं देखिए इमेज दिखा देता हूं। इन बच्चों को वेस्टेड कहा जा सकता है, बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला है, कमजोर हो गए हैं। भूखमरी के टाइम पर ऐसा यूजुअली देखने को मिलता है। फिर एक इसी से रिलेटेड मीनिंग और निकल के आता है स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब क्या होता है? स्टंटेड का मतलब होता है लो हाइट फॉर ए पर्सन एज। उस पर्सन की एज के हिसाब से जो उसकी हाइट होनी चाहिए थी, वो उसकी हाइट नहीं है, उससे कम है। लो हाइट फॉर अ पर्सन एज। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा पर्सन जिसकी उसकी एज के हिसाब से हाइट कम है, मतलब ग्रोथ नहीं हुई उसकी ठीक से, आप उसको स्टंटेड कह सकते हैं। ये एक बच्चा है जिसको स्टंटेड लिखा गया है, ये नॉर्मल है। ये एक बच्चा है जो कि बहुत कमजोर है, भोजन ना मिलने की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, इसको आप वेस्टेड कह सकते हैं। स्टंटेड का एक्चुअली में लिटरल मतलब होता है प्रिवेंटेड फ्रॉम growing or developing to its usual size। कोई ऐसा पर्सन जिसको उसके यूजुअल साइज पर जाने से रोक दिया गया हो, ये हो जाता है स्टंटेड, नॉर्मल, वेस्टेड। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो उनमें जो आर्टिकल्स आते हैं वहां पर इन शब्दों का काफी यूसेज देखने को मिलता है। तो सही ऑप्शन हो गया आपका कैडेवरस। मीनिंग आपको पता चल गया। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरलाइन इडियम है टू पॉर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। आई रियली डोंट वांट टू पॉर कोल्ड वाटर ऑन योर थ्योरी बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशन। टू पॉर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग या टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज someone's opinion or idea and stop people from believing them। opinions और ideas, किसी पर्सन की किसी ओपिनियन को, उसके किसी आइडिया को, उसकी बहुत सारी ओपिनियन या आइडिया को क्रिटिसाइज करना, और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, उनको भी रोक देना है, बेकार है, पता नहीं क्या बोलता रहता है, छोड़ो इसको। ये होता है टू
pour cold water on something, to throw cold water on something। तो कहाँ है इस मीनिंग को, कहाँ दिया गया है? टू destroy someone's written piece of work, नहीं, destroy करना नहीं होता, टू criticize करना होता है। to take revenge on someone by destroying their life's work under the pretext of bad quality, ये भी नहीं है। pretext एक अच्छा वर्ड है, pretext का मतलब होता है a pretended reason for doing something। प्रीटेंडेड रीजन, आपको कुछ करना था, आपने गलत रीजन बता के ये कर दिया, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा हूं। उस प्रीटेंडेड रीजन को, जो आपने प्रीटेंड किया हो, उसको कह देते हैं प्रीटेक्स्ट, प्रीटेंडेड रीजन फॉर डूइंग समथिंग। और आप ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आप रियल रीजन को हाइड कर सके। अ प्रीटेंडेड रीजन फॉर डूइंग समथिंग, to be critical or doubtful of a plan that someone is excited about, ये हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। to be critical or doubtful of a plan that someone is excited about, to give goosebumps by showing a prospect, ये भी नहीं होगा। देखिए goosebump का क्या मतलब होता है, मैं आपको इमेज के द्वारा दिखा देता हूं। goosebump, इनको कहते हैं goosebumps। गूज़बम्प्स वो हमारी स्किन पर जो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं ना, उनको गूज़बम्प्स कहा जाता है। इंग्लिश में अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा स्मॉल रेज्ड एरियाज appearing on the skin, appearing on the skin because of कोल्ड, ठंड से खड़े हो जाते हैं, डर से खड़े हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में खड़े हो जाते हैं, इनको कहा जाता है गूज़बम्प। अब टू गिव गूज़बम्प का क्या मतलब है? इससे एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है टू गिव गूज़बम्प, गूज़बम्प्स होता है एक्चुअली। तो टू गिव गूज़बम्प्स का मतलब हो जाता है टू इवोक इमोशनल रेस्पॉन्स, किसी में किसी तरह के इमोशनल रेस्पॉन्स को इवोक करने के लिए, इमोशनल रेस्पॉन्स, टू इवोक इमोशनल रेस्पॉन्स। 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। सिनोनियम बताना में इटैलिसाइज्ड वर्ड का है, तो मैं केवल इटैलिसाइज्ड वर्ड को देखूंगा। प्रीडेटर्स, प्रीडेटर का क्या मतलब होता है, उस मतलब के आधार पर मैं यहाँ पर एक सिनोनियम दूंगा। सपोर्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर या एक्सप्लॉइटर। प्रीडेटर का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल, प्रीडेटर का जो लिटरल मीनिंग है, प्रीडेटर कहते हैं उन एनिमल्स को जो दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं, किल करते हैं, उनको खाने के लिए, भोजन के लिए। जैसे कि ये एनिमल जो है टाइगर, लेपर्ड, जो भी आप इससे समझे, लेपर्ड है एक्चुअली में, इसको प्रीडेटर कहा जाता है। ये प्रीडेटर है क्योंकि ये दूसरे एनिमल को हंट करता है, किल करता है भोजन के लिए। तो प्रीडेटर इज एन एनिमल that hunts or kills other animals to eat them। अब इसके अलावा प्रीडेटर, ये तो लिटरल सेंस में हो गया, इसके अलावा प्रीडेटर किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा सकता है जो दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करती हो अपने फायदे के लिए। जैसे कि ये एनिमल है, दूसरे एनिमल को खा जाता है अपने भोजन के लिए। इसी प्रकार से मेटाफोरिकल सेंस में किसी ऐसे पर्सन को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रीडेटर कहा जा सकता है जो दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करती हो अपने फायदे के लिए। अब ये जो एक्सप्लॉइटेशन है ये भी कई तरह का हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, सेक्सुअल वे में अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को एक्सप्लॉइट करता है तो उसको भी सेक्सुअल प्रीडेटर कहा जा सकता है। तो प्रीडेटर का मतलब हो गया अ पर्सन, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन that exploits others। इमेज में आपको दिखा देता हूं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक ये फीमेल एम्प्लॉय है, अपना काम कर रही है बैठ के किसी कंपनी में। पीछे से कोई पर्सन आया, उसका बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो उसको
अननेसेसरी टच करने की कोशिश कर रहा है, सेक्सुअल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है और ये लड़की इसको रोक रही है, तो इस पर्सन को कहा जा सकता है सेक्सुअल प्रीडेटर, यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटर। जो किसी दूसरे पर्सन को एक्सप्लॉइट करे उसको आप प्रीडेटर कह सकते हैं। अब ये एक्सप्लॉइटेशन फाइनेंशियल टाइप का भी हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, किसी भी टाइप का हो, उस हिसाब से आप इसको कैटेगराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाना चाहिए था सिनोनियम, आपको बताना था प्रीडेटर का सिनोनियम। और आप सेंटेंस को एक बार पढ़ लें तो आपको यही पता चल जाएगा कि प्रीडेटर को किस कंटेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है, प्रीडेटर का एक्चुअल मीनिंग इस कंटेक्स्ट में क्या होना चाहिए। इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर प्रीडेटर्स हु टेक एडवांटेज ओवर द मीक वंस। मीक का मतलब होता है क्वाइट, जेंटल, कोई ऐसा पर्सन जो क्वाइट हो, शांत रहता हो, जेंटल हो, दूसरों से आर्ग्यू ना करता हो, उसको आप मीक कह सकते हैं। प्रीडेटर का सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पर एक्सप्लॉइटर। मीक का मीनिंग है क्वाइट, एडजेक्टिव है मीक। मीक का मतलब है क्वाइट एंड जेंटल, क्वाइट, जेंटल एंड नॉट विलिंग टू आर्ग्यू, नॉट विलिंग टू आर्ग्यू इन ए फोर्सफुल वे। बहुत लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा आर्ग्यू करना नहीं चाहते, एकदम शांत रहते हैं, जेंटल रहते हैं, उनको मीक कहा जा सकता है। प्रीडेटर्स का सिनोनियम हो गया एक्सप्लॉइटर। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब मैंने अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था। फिलैंथ्रोपिस्ट किसी ऐसे पर्सन को कहा जा सकता है जो दूसरे लोगों की हेल्प करता हो, वेलफेयर को प्रमोट करता हो, सपोर्ट करता हो। बेनिफैक्टर का क्या मतलब होता है? ठीक है, बेनिफैक्टर बना है बेनिफिट से, तो एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को बेनिफिट दे वो हो गया बेनिफैक्टर, और जो इस बेनिफिट को रिसीव करे वो हो गया बेनिफिशियरी। ठीक है, जो बेनिफिट दे, ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को किसी प्रकार का बेनिफिट दे, उसको पैसे दे, किसी कंपनी को बेनिफिट दे दिया, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे दिए, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को 10-5 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया कि चलो बनाओ अपनी बिल्डिंग, लगाओ अपनी मशीन, पढ़ाओ बच्चों को, तो ऐसे पर्सन को बेनिफैक्टर कहा जा सकता है। और जो इस बेनिफिट को रिसीव करे उनको कहा जाता है बेनिफिशियरी। इससे एक और वर्ड बनता है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब हो जाता है, बेनीवोलेंट एक एडजेक्टिव है, बेनिफिक्टर और बेनिफिशियरी नाउन है, बेनिफिट भी नाउन है, बेनीवोलेंट है एडजेक्टिव। बेनीवोलेंट का मतलब हो जाता है काइंड हो, हेल्पफुल हो, दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता हो, ऐसे पर्सन को बेनीवोलेंट कह सकते हैं। काइंड एंड हेल्पफुल। कोई उसके पास गया, साहब मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, लो यार ले जाओ, अपना काम चलाओ, ऐसे पर्सन को बेनिवोलेंट कहा जाता है। तो 13 का हो गया फोर्थ ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। पहला जंबल आपको दिए गए हैं, सेंटेंसेस को अरेंज करना है एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। उसके लिए आपको ये पढ़ना और समझ में आना चाहिए। Nostalgia helps us maintain a positive psychological status when counteracting the negative impact of difficult situations. Nostalgia का एक फीचर बताया गया है कि nostalgia की ये प्रॉपर्टी है कि वो हेल्प करता है एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेटस मेंटेन करने में। इस स्टेटमेंट को पढ़कर अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला, हम आगे पढ़ेंगे। बी में पढ़ते हैं क्या लिखा है। बी स्टेटमेंट में नोस्टाल्जिया इज अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर वंस पास्ट। अब देखिए जो बी स्टेटमेंट है ये एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट है। इसमें एक वर्ड को, एक थिंग को डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि नोस्टाल्जिया होता क्या है। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग का मतलब डिजायर है, तो नोस्टाल्जिया क्या है, नोस्टाल्जिया को डिफाइन किया गया है। ये जो डेफिनेटिव स्टेटमेंट होता है जहां पर किसी को डिफाइन किया गया हो, जहां पर किसी थिंग को, किसी भी एंटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया हो, ये ओपनिंग स्टेटमेंट बनते हैं। इसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। पहले नोस्टाल्जिया को डिफाइन किया गया शुरू में, अब उसके फीचर वगैरह बताए जा रहे हैं। तो ये जो आपका पैराग्राफ है ये बी स्टेटमेंट से शुरू होना है, और बी से शुरू होने वाला आपका एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। बाकी सब ऑप्शन यहीं से कैंसिल आउट हो गए। फिर भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि सी में क्या लिखा है, डी में क्या लिखा है। द अडैप्टिव फंक्शंस ऑफ नोस्टाल्जिया। अब देखिए सी स्टेटमेंट में नोस्टाल्जिया के अडैप्टिव फंक्शंस को बताया गया है। तो पहले तो आप नोस्टाल्जिया को डिफाइन करोगे ना, पहले आप नोस्टाल्जिया को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसके अडैप्टिव फंक्शन बताओगे।
तो सी से भी ये है पैराग्राफ शुरू नहीं हो सकता है। डी में देख लेते हैं क्या लिखा है, इट इज ए सेल्फ कॉन्शियस परहैप्स। अब देखिए यहाँ पर इट लिखा हुआ है, इट प्रोनाउन नॉस्टैल्जिया के लिए लगाया गया है। पहले आप नाउन को इंट्रोड्यूस करते हो पैराग्राफ में, फिर कहीं पर भी उसके लिए आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो ये भी जो है पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और डी से कोई ऑप्शन दिया भी नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी डी ए सी। पहले बी को उसने नॉस्टैल्जिया में उसने डिफाइन किया, नॉस्टैल्जिया क्या है बी स्टेटमेंट में उसने डिफाइन किया, फिर और फर्दर उसको बताया कि ये क्या है। फिर ए और सी 14 का दूसरा। पैसिव स्ट्रक्चर में बनाना है, ये तो आसान है। आर हिटिंग को बी, आर बीइंग मतलब बी प्लस वर्ग की थर्ड की फॉर्म में लिखना है आपको। टेंस चेंज नहीं करना होता, यहाँ पर टेंस चेंज करके स्टेट चेंज कर दी। यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, क्योंकि जो हिट है इसकी थर्ड फॉर्म हिटन नहीं होती, हिट होती है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो लिखा था, लेकिन जो हिट वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी हिट ही होती है। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, द बॉल इज बीइंग हिट बाय देम। 15 का 4। ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। 16 एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, और अंडरलाइन वर्ड है एक्सल्टेंट। देखिए एक्सल्टेंट जो है एक एडजेक्टिव है, और ये बना है एक वर्ड होता है एक्सल्ट। रूट वर्ड देखा करो, रूट वर्ड अगर समझ जाते हो तो आगे के जो ड्राइव्ड वर्ड है उनके मीनिंग तो पता लग ही जाता है। EXULT, एक्सल्ट एक वर्ब है, और एक्सल्ट का मतलब है टू एक्सप्रेस ग्रेट प्लेजर और हैप्पीनेस। टू एक्सप्रेस ग्रेट प्लेजर और हैप्पीनेस especially because of your success and someone else failure. Someone else's failure. आपकी सक्सेस हुई और कोई फेल हो गया, कोई किसी की डिफीट हुई, तो आपने सक्सेस पर उसके फेलियर पर ग्रेट प्लेजर को एक्सप्रेस करना, एक्सल्ट करना होता है। टू एक्सप्रेस ग्रेट प्लेजर और हैप्पीनेस स्पेशली बिकॉज ऑफ की जगह एट लिखो, स्पेशली एट योर सक्सेस एंड समवन एल्स फेलियर। अब इसी एक्सल्ट वर्ब से बना है एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट हो गया एडजेक्टिव, और एक्सल्टेंट का मतलब हो गया वेरी हैप्पी, especially at your success and someone else failure। वही सेम चीज यहां लिख रहा हूं बस, someone else failure। एक बार पढ़ लेता हूं मैं, वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑप्शंस के मीनिंग पता है, लेकिन फिर भी आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सल्ट का एक्चुअल मीनिंग जो होता है उसी कंटेक्स्ट में इस वर्ड को यूज किया गया है। द क्राउड गेव एन एक्सल्टेंट चीयर टू द फुटबॉल टीम व्हेन दे वर एग्जिटिंग द एयरपोर्ट। उनकी जो फुटबॉल टीम है वो जीत गई, अपोजिट पार्टी जो थी, जो कंपटीटर थे, उनकी फुटबॉल टीम हार गई, तो वो एक एक्सल्टेंट चीयर दे रहे हैं अपनी वाली फुटबॉल टीम को जब वो एग्जिट कर रहे हैं एयरपोर्ट से। तो रिजॉइसिंग, डिसकॉन्सोलेट, जुबिलेंट, इलेटेड। रिजॉइसिंग का मतलब एक बार समझ लेते हैं। रिजॉइसिंग बना है रिजॉइस से, और रिजॉइस एक वर्ब होती है, और इसका मतलब भी होता है टू फील और शो हैप्पीनेस अबाउट समथिंग। किसी भी चीज को लेकर हैप्पीनेस को फील करना या एक्सप्रेस करना, रिजॉइस करना होता है। रिजॉइसिंग को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर कर सकते हैं, जेरेंड भी बन जाएगा किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर में। जुबिलेंट का क्या मतलब होता है, इलेटेड का क्या मतलब होता है? जुबिलेंट का मतलब भी यही होता है, टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस। जुबिलेंट एडजेक्टिव हो गया, जुबिलेंट का मतलब हो गया एक्सप्रेसिंग
great happiness because of your success। तो जिस मीनिंग को एक्सल्टेंट कन्वे कर रहा था, लगभग उसी मीनिंग को रिजॉइसिंग और जुबिलेंट कन्वे कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट में डिफरेंस हो सकता है कि इस कंटेक्स्ट में इस वर्ड को यूज किया जाए, इस डोमेन में यूज किया जाए इस वर्ड को, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड हैं। ये तो नहीं हो सकते, ये तो बल्कि सिनोनियम दिए हैं, हमें तो एंटोनियम बताना है। इलेट का मतलब भी यही है, इलेटेड भी हैप्पीनेस से बिलोंग करने वाला वर्ड है। इलेट एक वर्ब होती है और इलेट वर्ब का मतलब है टू मेक समवन फील एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। इलेटेड इसकी थर्ड फॉर्म लग गई, ELATED, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। अब इसको आप पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कंसीडर कर सकते हैं। तो ये भी इसी मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड है, हैप्पीनेस से रिलेट करने वाला वर्ड है। सही एंटोनियम हो जाएगा आपका डिसकंसोलेट। और डिसकंसोलेट का जो मीनिंग होता है वो निकल के आता है कंसोल से। कंसोल एक वर्ब होती है, कंसोल, और ये एक्चुअल में जो कंसोल वर्ब है, ये कंसोल वर्ब भी कंसोलेट से निकल के ही आई है। कंसोलेट अब आर्केइक हो गया, आप ज्यादा इसका यूज नहीं करते, ऑब्सोलेट हो गया। बहुत पुरानी राइटिंग्स में, बहुत पुरानी किताबों में इसका यूसेज मिल सकता है। कंसोलेट तो अब ऑब्सोलेट हो गया। इसी से ड्राइव्ड वर्ड है कंसोल, जो कि एक वर्ब है। कंसोल का मतलब होता है टू मेक समवन who is sad or disappointed feel better। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही सैड हो, डिसअपॉइंट हो, आराम से उसके पास जाकर उसको कंफर्ट फील कराना, उसको बेटर फील कराना। टू मेक समवन हु इज सैड और डिसअपॉइंटेड फील बेटर। कोई पर्सन है, दुखी बैठा हुआ है, उसके पास आप गए, आपने उसको बेटर फील करा दिया, आपने उसको कंसोल कर दिया। इसी से एक वर्ड बन जाता है कंसोलेंस, नाउन हो जाता है। इसी एक्टिविटी को कंसोलेंस कह देते हैं। इसी से एक वर्ड बन जाता है इनकंसोलेबल। इनकंसोलेबल, इनकंसोलेबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू कंसोल या नॉट एबल टू बी कंसोल। कोई पर्सन इतना ज्यादा दुखी है कि आप उसको कंसोल कर ही नहीं सकते, वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, आप उसको कंसोल कर ही नहीं सकते, आप उसको बेटर फील करा ही नहीं सकते, तो उसको कह दिया जाता है इनकंसोलेबल। इनकंसोलेबल का मतलब नॉट एबल टू बी कंसोल्ड या सो सैड और डिसअपॉइंटेड, सो सैड और डिसअपॉइंटेड, so sad or disappointed that it is impossible to console him, और हर भी हो सकता है। अब इसी कंसोल से एक वर्ड और बनता है डिसकंसोलेट। डिसकंसोलेट, डिसकंसोलेट का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली सैड और डिसअपॉइंटेड। ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो आपको किसका एंटोनियम बताना था? एक्सल्टेंट का। एक्सल्टेंट का मतलब हो गया जो बहुत हैप्पी हो, उसकी सक्सेस हुई हो, या उसके साइड वालों की, जिनके साइड वो है, वो उनकी सक्सेस हुई हो, दूसरी अपोजिट पार्टी जो कंपिटेंट थे उनका फेलियर हुआ हो, उनका डिफीट हुआ हो, तो इस बात पे जो है वो बहुत हैप्पी था, उसके मीनिंग को एक्सल्टेंट कन्वे करता है। और डिसकंसोलेट का मतलब हो गया एक्सट्रीमली सैड और डिसअपॉइंटेड। 16 का दूसरा, एक ब्लैंक को फिल करना है। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्ट्रक बाय द
ब्लैंक दिया है उसके बाद ऑफ द पॉइंट। देखिए वंडर स्ट्रक का मतलब हो गया फिल्ड विद वंडर, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया फिल्ड विद वंडर। और वंडर का मतलब हो गया a sudden feeling of surprise और एडमायरेशन, एक सरप्राइज और एडमायरेशन की फीलिंग को वंडर कह देते हैं। तो द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वर वंडर स्ट्रक बाय द वेट ऑफ द कॉइन। वाइट, वेट या वाइड। वेट तो आपको पता है वर्ब भी हो जाता है और नाउन भी हो जाता है। कॉइन का क्या वेट होगा, कॉइन का तो नहीं हो सकता, ये इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड तो नहीं आएगा। व्हाइट आपको पता है व्हाइट एक कलर का नाम होगा तो नाउन हो जाएगा, बहरहाल वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव के मीनिंग में तो उसको लगा नहीं सकते और नाउन के फंक्शन में भी ये नहीं आ सकता। कॉइन का कोई व्हाइट कलर थोड़ी होगा, यहाँ पर वेट आना चाहिए। वाइड का मतलब भी ओपन होता है, जो जो नैरो ना हो। ये एक सड़क है, ये नैरो हो गई, ये एक सड़क है, ये वाइड हो गई। दो घरों के बीच में जो छोटी सी पतली सी स्ट्रीट होती है वो नैरो होती है, आप किसी हाईवे पे जाएंगे वो वाइड होते हैं। तो यहाँ पर जो वंडर स्ट्रक थे, जो वंडर से भर गए, वो था कोइन का वेट। उन्होंने देखा यार इतना भारी कोइन, देन दे वर वंडर स्ट्रक। 17 का थर्ड हो जाएगा। 18वां सिनोनियम बताना है फ्रेजाइल का। फ्रेजाइल एक एडजेक्टिव है और फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन और डैमेज। कुछ भी ऐसा जिसको इजीली डैमेज किया जा सकता है, इजीली ब्रेक किया जा सकता है, उसको फ्रेजाइल कह देते हैं। इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। डेलिकेट का क्या मतलब होता है, डेलिकेट भी एक एडजेक्टिव है। डेलिकेट, डेलिकेट का एक मतलब तो हो जाएगा फाइन इन स्ट्रक्चर और टेक्सचर, जो टेक्सचर में, जो स्ट्रक्चर में फाइन है। दूसरा मीनिंग हो जाएगा नीडिंग केयरफुल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ बीइंग इजीली डैमेज। कुछ भी ऐसा जिसको बहुत ही केयरफुली ट्रीट करने की जरूरत है, अगर केयरफुली ट्रीट नहीं करोगे तो वो टूट सकता है, आप उसको डेलिकेट कह सकते हैं। नीडिंग केयरफुल ट्रीटमेंट, कि आप उसको जब भी ट्रीट करें, उसको हैंडल करें, आप उसको केयरफुली हैंडल करें। नीडिंग केयरफुल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ बीइंग इजीली डैमेज्ड, या सीधे सीधे मैं लिख दूं इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। मतलब आपको सिनोनियम चाहिए था ना, यही है वो सिनोनियम जो फ्रेजाइल का हो सकता है। इजीली ब्रोकन और डैमेज को भी डेलिकेट कह देते हैं। बहुत ज्यादा आराम से उसको छुए, आराम से उसको पकड़े, आराम से उसको ट्रीट करें, हैंडल करें, वरना तो वो टूट जाएगा। ऐसी थिंग को आप डेलिकेट कह सकते हैं। तो फ्रेजाइल का सही सिनोनियम हो गया डेलिकेट। फर्म का क्या मतलब होता है, फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड टाइट, या अपनी पोजीशन पर वेल प्लेस्ड हो। एक मीनिंग हो जाएगा फर्म का, एडजेक्टिव ही है फर्म भी, स्ट्रॉन्ग एंड टाइट, या फिर वेल फिक्स्ड इन ए पोजीशन और प्लेस। जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड है, ये फर्म यहाँ पर है क्योंकि इसको वेल प्लेस्ड किया गया है, एकदम से हिल नहीं रहा, इसको अच्छे से यहाँ पर फिक्स किया गया है। कंपोज्ड का क्या मतलब हो सकता है, देखिए कंपोज जो है एक वर्ब है, COMPOSE, COMPOSE। कंपोज का क्या मतलब होता है, टू प्रोड्यूस म्यूजिक, पोएट्री और फॉर्मल राइटिंग। किसी म्यूजिक को, किसी राइटिंग को, किसी पोएट्री को प्रोड्यूस करना, कंपोज करना होता है। यहीं से इस वर्ड का, इस वर्ब का इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, कंपोज योरसेल्फ। कंपोज योरसेल्फ, योरसेल्फ की जगह कोई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंज रहेगा। कंपोज योरसेल्फ का मतलब होता है
टू मेक yourself calm again after being angry or upset. To make yourself calm after being angry or upset. अब इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए हमने कंपोज्ड वर्ब को यूज किया है एक एडजेक्टिव के रूप में, और जब कंपोज्ड एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब हो जाएगा काम एंड इन कंट्रोल ऑफ योर एंगर और टेम्परामेंट। तो कंपोज्ड का मतलब हो जाएगा, कंपोज्ड जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा काम एंड कंट्रोलिंग एंगर और इमोशंस। तो ऐसा पर्सन जो एकदम काम हो, शांत हो, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को उसने कंट्रोल कर लिया, आप उसको कंपोज कह सकते हैं। तो इस मीनिंग को भी है नहीं लिया जाना था, ये भी नहीं हो सकता, फर्म भी नहीं हो सकता। फेनेटिक का क्या मतलब होता है? फेनेटिक, FANATIC, FANATIC। फेनेटिक एक नाउन होता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है इसी मीनिंग में, लेकिन यूजुअली एक नाउन होता है। और फेनेटिक का मतलब हो जाएगा अ पर्सन इंटरेस्टेड, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन समथिंग। इंटरेस्टेड नहीं, स्ट्रांगली इंटरेस्टेड। अ पर्सन हु इज strongly interested in something। कोई भी ऐसा पर्सन जो कुछ भी कहने में, करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप उसको फैनेटिक कह सकते हैं। या एक इसको इस तरह से भी लिखा जाता है डिक्शनरी वगैरह में, अ पर्सन फिल्ड विद एक्सेसिव जील। जील, जील का मतलब क्या हो गया? जील का मतलब हो गया ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म फॉर डूइंग समथिंग। जील का मतलब हो जाता है ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म फॉर डूइंग समथिंग, फॉर डूइंग समथिंग। तो अ पर्सन फिल्ड विद एक्सेसिव जील फॉर अ रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉज, रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉज, किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस कॉज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जील हो उसमें, ऐसे पर्सन को फेनेटिक कह सकते हैं। इसी मीनिंग में ये एडजेक्टिव भी हो जाएगा। तो इस वर्ड को भी यहां नहीं लेना था। सही वर्ड हो जाएगा फ्रेजाइल का डेलिकेट। 19वां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उस ऑप्शन को चूज करना है जो इस सेंटेंस में दी गई एरर को रेक्टिफाई करता हो, इंप्रूव करता हो। इन 2023, अब देखिए इन प्रीपोजिशन लगा है और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट 2023। इन प्रीपोजिशन लगाया गया है एक पीरियड ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए। अब इस ऑप्शन को पहली बात तो ये सही लिखा हुआ है, इंप्रूवमेंट की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, फिर भी इसको इंप्रूव किया गया है यहाँ पर बाय 2023 तक। ये भी सही है, ये भी सही है। इन प्रीपोजिशन लगाकर हम एक पीरियड ऑफ टाइम को रिफर कर रहे हैं, और बाय प्रीपोजिशन लगाया जाता है टाइम की डेडलाइन को रिफर करने के लिए। तो बाय प्रीपोजिशन लगाकर हम 2023 को एक डेडलाइन के रूप में, एक लास्ट पॉइंट के रूप में रिफर कर रहे हैं कि ये जो साहब 2022 है, ये जो 2023 आएगा ये लास्ट पॉइंट है किसी भी एक्शन के होने का या किसी भी एक्शन के किए जाने का। तो ठीक ये भी है, लेकिन ये भी ठीक है। हमें बताना है वो पार्ट जो एरर को रेक्टिफाई करता हो। जब यह एरर थी नहीं तो हम उसमें रेक्टिफिकेशन क्यों देखेंगे? तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। मतलब डिफरेंस आप समझ रहे हैं? इन 2023 लिखा आपने तो भी सही है, यहाँ पर आप इन लगाकर 2023 को एक पीरियड ऑफ टाइम के रूप में रिफर कर रहे हैं। 2023 क्या है? 365 दिन है उसमें,
तो 365 दिनों को, बहुत सारे घंटों को आप एक पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं। तो इन प्रीपोजिशन लगाकर आपने 2023 को पीरियड ऑफ टाइम के रूप में रिफर कर दिया। यहाँ पर कोई गलती नहीं है जो इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़े। हालांकि बाय 2023 लिखा है, वो भी अपने आप में एक सही स्ट्रक्चर है, बट रेक्टिफिकेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर देख लेते हैं, सी लिखा हुआ है सब्जेक्ट, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखिए इसके बाद जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब आई है वो हैज नहीं हैव आएगी, क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है विल, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, बेस फॉर्म लगाई जाती है। हमने यहाँ पर एज या ईएस फॉर्म लगा दी, जो कि प्रेजेंट के सिनेरियो में आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विल के साथ क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगी। विल हैव बीन वर्किंग। अब बी प्लस आईएनजी, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और हैव बीन यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है परफेक्शन को, परफेक्ट स्टेट को रिफर करने के लिए। परफेक्ट स्टेट का मतलब कंप्लीशन। हम कंप्लीशन को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं और कंटिन्यूटी को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा कब होता है, जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट का यूज करते हैं, जब हमें पार्शियल कंप्लीशन को दिखाना होता है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के साथ साथ। और विल हमने लगाया है फ्यूचर टेंस को रिफर करने के लिए, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं। मतलब हमने आगे देखिए, जब कंटिन्यूटी परफेक्ट कंटिन्यूटी को दिखाया गया तो फॉर प्रीपोजिशन के बाद वो पीरियड ऑफ टाइम भी लिखा है 3 years। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि ये 2023 जब होगा तो इस 2023 में ये 3 साल पहले से ये काम जो है यहाँ से इतना पार्शियल कंप्लीशन होगा और यहाँ पर गोइंग ऑन चल रहा होगा। इस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। 19 को जाएगा थर्ड ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है फिल्ड विद फियर और ड्रेड का। फिल्ड विद फियर और ड्रेड पहले ऑप्शन में दिया गया है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल एंड अवॉइडिंग रिस्क। कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा केयरफुल रहता हो किसी भी डिसीजन को लेने या ना लेने में, वो जो रिस्क को अवॉइड करता हो उसको आप प्रूडेंट कह सकते हैं। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया केयरफुल एंड अवॉइडिंग रिस्क। ये तो नहीं होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिल्ड विद फियर और ड्रेड का। ट्रेमोलियस का क्या मतलब होता है, देखिए ट्रेमोलियस बना है ट्रिमर से, TREMOR। ट्रिमर का मतलब होता है अ स्लाइट शेकिंग मूवमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत पर्सन अपनी ओल्ड एज की वजह से या किसी डर की वजह से उनकी बॉडी शेक करती है, तो क्या उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, ट्रिमर कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ओल्ड पर्सन है जो कि आप उससे बात करेंगे तो ऐसे हिलता रहेगा। कई बार आपने देखा होगा कहीं दूर पर कोई धमाका हुआ, कोई बहुत ज्यादा आवाज आई तो आप खड़े खड़े इस तरह से हो जाता है। तो ये जो स्लाइट शेकिंग मूवमेंट है जो किसी डर की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से हो सकती है, जो आपकी किसी बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से हो सकती है, जो किसी पर्सन में ओल्ड एज की वजह से भी हो सकती है, इसी स्लाइट शेकिंग मूवमेंट को ट्रिमर कहा जाता है। और ट्रिमर का मतलब हो गया स्लाइट शेकिंग मूवमेंट, a slight shaking movement because of fear, excitement, illness और एज, etc लिख देता हूं मैं। इसके अलावा ट्रिमर एक स्लाइट अर्थक्वेक, एक छोटा मोटा जो अर्थक्वेक आ जाता है हल्का फुल्का, उसको भी हम ट्रिमर कह देते हैं। तो ट्रिमर से ही बना है ट्रेमुलियस। ट्रेमुलियस का मतलब शेकिंग स्लाइटली। ट्रेमुलियस का मतलब हो गया शेकिंग, ये एडजेक्टिव हो गया, ट्रेमर नाउन हो गया, ट्रेमुलियस का मतलब हो गया शेकिंग स्लाइटली। तो ये वर्ड भी जो है उस मीनिंग को कन्वे नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। कॉर्पुलेंट, तीसरा ऑप्शन में आपको दिया है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है फैट।
इस बच्चे को आप कॉर्पुलेंट चाइल्ड कह सकते हैं, इस लेडी को आप कॉर्पुलेंट लेडी कह सकते हैं। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है फैट, ये भी नहीं होगा। फिर एक फोर्थ वर्ड आपको दिया गया है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल बना है हिस्टीरिया से, HYSTERIA। हिस्टीरिया एक नाउन होता है। हिस्टीरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, एक्साइटमेंट और एंगर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। उस एक्सट्रीम फियर को, उस एक्सट्रीम एक्साइटमेंट को, उस एक्सट्रीम एंगर को आप हिस्टीरिया कहते हैं, जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। हिस्टीरिया का मतलब हो गया एक्सट्रीम फियर, एक्साइटमेंट और एंगर दैट कांट बी कंट्रोल्ड, या दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसी से बन जाता है हिस्टेरिकल। इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप फियर की बात कर रहे थे ना, फिल्ड विथ फियर और ड्रेड, इस मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड हो जाएगा हिस्टेरिकल। 20वें का फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद आपको एक क्लोज टेस्ट दिया गया है, पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे। क्लोज टेस्ट को अगर आप पूरी तरह से सही करना चाहते हैं तो आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, किस कंटेक्स्ट में किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए क्या स्ट्रक्चर लिखी गई है। पहला सेंटेंस आप देखेंगे कैन वी सी, उसके बाद एक ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद लिखा गया है द अर्थ इज ए ग्लोब। अब आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि एक क्लोज तो ये हो गई, कैन वी सी सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। दूसरी क्लोज हमारी यहाँ पर हो गई, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। सब्जेक्ट हो गया द अर्थ, ये हो गया मेन वर्ब। यानी कि दो क्लोज आपको दी गई है। तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए कंजंक्शन। पहले ऑप्शन में दिया गया है डेट, जो कि एक प्रोनाउन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियरली का मतलब इन क्लियर मैनर, इन क्लियर वे। तो आप एडवर्ब मैनर यहाँ लगा देंगे तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति तो नहीं है। कोई आपने एडवर्ब मैनर यहाँ पर लगा दिया क्लियरली, तो वो इस वर्ब सी के लिए एडवर्ब मैनर हो जाएगा, इस एक्शन के मैनर को बताने का काम करेगा। लेकिन फिर भी कंजंक्शन की जरूरत तो आपको तब भी यहाँ पर रही। अगर आपने क्लियरली यहाँ पर लगा दिया तो गलत नहीं है, लेकिन कंजंक्शन की जरूरत तो अभी भी है। कंजंक्शन कहाँ से लगाओगे यहाँ पर, इसलिए क्लियरली को आप इस ऑप्शन में नहीं लगा सकते। हाउ की अगर मैं बात करूं तो हाउ एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। हाउ चाहे एडवर्ब हो चाहे कंजंक्शन हो, वो मैनर को ही रिफर करेगा। जब हाउ एडवर्ब होगा तो मैनर को इंटेरोगेट करेगा कि किस मैनर में कौन सी एक्टिविटी की गई है या हुई है। जब वो कंजंक्शन होगा तब भी वो मैनर को ही रिफर करता है। यहां पर अगर हम हाउ पर लगा देंगे तो क्या हम अर्थ के ग्लोब होने का मैनर पूछ रहे हैं? तो हाउ को हमने लगा दिया यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में, तो अभी भी ये मैनर को इंटेरोगेट कर रहा है। इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो है हमारी कान वी सी। यहाँ तो हम असर्टिव लिख रहे हैं द अर्थ इज ए ग्लोब। अब दूसरी बात ये देखिए कि यहाँ पर अर्थ सब्जेक्ट है और मेन वर्ब जो है आपकी लिंकिंग वर्ब लगी है। लिंकिंग वर्ब किसी स्टेट को बताने के लिए लगाई जाती है, किसी कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए बताई जाती है। हमें बताना था कि अर्थ जो है ग्लोब है, तो हमने ग्लोब को कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिख दिया, द अर्थ से लिंक करने के लिए लिंकिंग वर्ब लगा दी। लिंकिंग वर्ब किसी एक्शन को रिफर नहीं करते। जब ये एक्शन को रिफर नहीं करते तो क्या इनके लिए एडवर्ब मैनर लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं किसी एक्शन के मैनर को बताने के लिए। कोई एक्शन चाहे किसी के द्वारा किया गया हो या खुद हुआ हो, उसका एक मैनर होता है। उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं। लिंकिंग वर्ब तो किसी एक्शन को रिफर ही नहीं करती। लिंकिंग वर्ब का क्या मैनर हो सकता है? वो तो स्टेट बता रही है। अर्थ क्या है? ग्लोब है, वो तो लिंक कर रही है। जब वो लिंक कर रही है तो यहाँ पर एडवर्ब मैनर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप देखेंगे कभी भी लिंकिंग वर्ब को कंटेन करने वाले जो सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब को कंटेन करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस कभी भी हाउ से स्टार्ट नहीं होते। अब इसी को जो है रूल बनाकर लिख दिया जाता है। रूल नंबर 35 लिखो, रूल नंबर 36 लिखो।
कि अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब की तरह है तो उस सेंटेंस की शुरुआत कभी हाउ से ना करें। वो इसलिए भैया क्योंकि ये हो रही होती है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन नहीं होता जिसका आप मैनर बता दें, वो लिंक करने के लिए लगाई गई होती है, इसलिए हाउ तो यहां आ ही नहीं सकता। पहली बात तो ये कि हम यहाँ पर किसी मैनर को इंक्वायर नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, हमें यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कंजंक्शन चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है वेयर, वेयर चाहे एडवर्ब हो चाहे वो कंजंक्शन हो, वो रिफर तो प्लेस को ही करेगा, और यहाँ पर हम किसी प्लेस को इंक्वायर या रिफर करने का काम नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर ये नहीं बताना कि अर्थ ग्लोब कहां पर है, हमें सिर्फ बताना है कि अर्थ ग्लोब है। तो यहाँ पर हम किसी प्लेस को ना तो इंक्वायर कर रहे हैं ना रिफर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वेयर भी नहीं आ सकता। हमें यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कंजंक्शन चाहिए जो कि हमारा डेट हो जाएगा। डेट कंजंक्शन लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सी हमारी यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था कि हमने क्या देखा, क्या देखने की बात हो रही है, क्या देख सकते हैं हम। तो इस रिलेवेंट मेन क्लोज से रिलेवेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए डेट कंजंक्शन लगाया, उसके बाद एक असर्टिव क्लोज लिख दी, और वो इंटेरोगेटिव जो मार्क लगाया वो लगा है इस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Yes, we can when we watch a ship that sails out to sea. If we watch closely, we see that the ship begins to. अब देखिए यहाँ पर the ship लगा है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले कंजंक्शन लगा है, उसी तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर है। We see that the ship begins यहाँ पर मेन वर्ब होगी। अब मेन वर्ब हमारी ट्रांजिटिव नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसके बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट लगा है 2 + V1 के रूप में। 2 + V1 यानी कि इन्फिनिटिव कहा है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन में बी की आईएनजी फॉर्म है। 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, ना कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तीसरे ऑप्शन में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 + V1, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। एक्चुअली में टू डिसअपियर लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है टू हैव डिसअपियर। अब देखिए टू डिसअपियर अगर हम लिखते हैं तो ये एक इन्फिनिटिव है, टू हैव डिसअपियर्ड अगर हम लिखते हैं तो ये एक परफेक्ट इन्फिनिटिव है। ये क्या है 2 + V1, और ये क्या हो जाएगा 2 + हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि हैव भी जो है फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के नेचर में। मेन वर्ब है डिसअपियर जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, इसको बोला जाता है परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाए जाते हैं किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेन वर्ब से पहले हो गया हो, क्योंकि परफेक्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कंप्लीशन, जिसमें कंप्लीशन आ गया हो। यानी कि इन्फिनिटिव में जो एक्शन दिया गया है अगर वो मेन वर्ब बिगिन से पहले ही कंप्लीट हो गया तो आप उस इन्फिनिटिव को परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाकर लिखें, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें। क्या यहां पर इस तरह का सिनेरियो है? क्या डिसअपियर वाला काम बिगिन वाले काम से पहले हो गया? बिगिन का मतलब क्या होता है भाई? बिगिन का मतलब क्या है? स्टार्ट करना। तो जब अभी डिसअपियर होना या डिसअपियर करना स्टार्ट किया है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि डिसअपियर बिगिन से पहले हो गया? बिगिन का मतलब स्टार्ट करना है ना, तो अभी तो डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा एक्शन दिया जाना है जो इस बिगिन के बाद होगा या बिगिन के साथ साथ होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनिटिव सही नहीं है। परफेक्ट इन्फिनिटिव तब सही हो जाता जब कोई ऐसा एक्शन यहाँ पर होता जो बिगिन से पहले ही खत्म हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। The bottom of the ship disappears first and then the ship seems to sink lower and lower. देखिए कुछ इस तरह का सिनेरियो दिया गया है कि अर्थ जो है वो हमारी ग्लोब है, और ये अगर समुद्र है यहाँ पर और यहाँ पर कोई शिप है, तो अगर कोई शिप यहाँ पर जा रहा है समुद्र में, हमसे दूर जा रहा है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं
कोई हमसे दूर जा रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि जो उसका बॉटम है वो पहले सिंक होता है और जो शिप का ऊपरी का हिस्सा है वो बाद में सिंक होना स्टार्ट होता है। और वो इसलिए क्योंकि अर्थ एक ग्लोब है। और इसी को मैंने यहाँ पर बाई इमेज आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर शिप तो नहीं है लेकिन उसको मान सकते हैं बोट है, और ये यहाँ पर आराम से जा रही है। आप देखेंगे कि जो पास है उसके नीचे का हिस्सा दिख रहा है, जो पास है उसके नीचे का हिस्सा दिख रहा है, लेकिन जो दूर है तो दूर वाली का क्या है, जो नीचे का हिस्सा है वो कम दिख रहा है। वो आपको ऐसा लगेगा जैसे सिंक होना स्टार्ट हो गया, हालांकि वो तैर ही रहा है, सिंक नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। वो इसलिए क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो एक ग्लोब है, वो एक गोल है, इस तरह से है वो। तो इस तरह से गोलाई में होने की वजह से ऐसा हमें दिखता है। आप जो दूर देखे वो डूबती हुई दिखाई देगी आपको, बस ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा। तो इस तरह की मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की गई है। The bottom of the ship disappears first and then ship seems to sink lower and lower until we can only see the top of the ship, या after, up to, या since, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है? देखिए, until एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसको टाइम कंजंक्शन कहा जाता है। ये ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है जो क्लोज किसी ऐसे पॉइंट को रिफर कर रही हो जिस पॉइंट तक कोई एक्शन चला हो, यानी कि लास्ट पॉइंट। आफ्टर प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। हमें यहाँ पर आफ्टर को लगाना है कंजंक्शन के फंक्शन में, क्योंकि एक क्लोज हमारी ये है पहले लिखी हुई और एक क्लोज इसके बाद लिखी है, वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल। दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाना है। अब आफ्टर को जब कंजंक्शन के फंक्शन में लगाया जाता है तो एक ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है, एक ऐसी क्लोज को जोड़ता है जिसके बाद कुछ हुआ हो। यानी कि अगर हम यहाँ पर आफ्टर लगा देंगे तो इस वाले एक्शन के बाद ये वाला एक्शन हुआ, क्या ये मीनिंगफुल है? आफ्टर दो इवेंट्स की सीक्वेंस को बताता है। अब देखो तो सही, सीक्वेंस खराब हो रही है, बिगड़ रही है। पहले हमने उसको देखा टॉप ऑफ द शिप को, फिर उसके बाद वो डूबना शुरू हुआ। नहीं, ये सीक्वेंस मतलब वो कहना ये है कि वो डूबना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ये चीजें होती है। तो सीक्वेंस तो अपोजिट हो गई, आफ्टर को भी यहां नहीं लगाया जा सकता। सिंस के बारे में बता दो, सिंस प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। सिंस जब कंजंक्शन होता है तो भी वो दो फंक्शन में यूज किया जाता है। एक तो बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है, हम यहाँ पर कोई रीजन नहीं बता रहे हैं, कोई कॉज नहीं बता रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन में तो सिंस आ नहीं सकता। दूसरा, जब सिंस को कंजंक्शन के रूप में लगाते हैं तो उस क्लोज के टेंस के द्वारा एक ऐसे पास्ट के एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करता है जिस पॉइंट से स्टार्ट होकर कोई एक्शन प्रेजेंट के टाइम तक चला हो। ऐसा भी यहाँ पर कोई सिनेरियो नहीं है, यहाँ पर कोई पास्ट का पॉइंट रिफर नहीं किया जा रहा, तो सिंस भी नहीं आ सकता। अप टू भी नहीं आ सकता क्योंकि अप टू एक प्रीपोजिशन है, अप टू का कंजंक्शन के रूप में कोई फंक्शन नहीं है। यहां पर आएगा अंटिल, कि वो जो है डूबता ही जाता है, until we can only see the top of the ship and then we see nothing at all, कि इस पॉइंट तक ये जो है सिंक होने वाला काम होता रहता है। until एक टाइम कंजंक्शन के रूप में लग गया। अप टू एक प्रीपोजिशन है और अप टू प्रीपोजिशन का यूज क्या आता है, मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम पॉइंट को रिफर करने के लिए। मैंने लिखा अप टू 100 पीपल या अप टू 500 रुपीज, तो ये क्या है, मैक्सिमम पीपल या मैक्सिमम अमाउंट को रिफर कर रहा हूं। तो अप टू प्रीपोजिशन का यूज क्या आता है, मैक्सिमम अमाउंट और लेवल को रिफर करने के लिए मैंने लिखा अप टू 9 PM। ये क्या हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया, जो भी चला इस मैक्सिमम इस पॉइंट तक चला। मैंने लिखा अप टू 6 आवर्स, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम हो गया। मैंने लिखा अप टू डेट हाउस, तो ये डेट हाउस क्या हो गया, ये लास्ट पॉइंट हो गया। कोई भी मूवमेंट हुई तो मैक्सिमम डेट हाउस तक हुई, उससे पहले ही
ये मूवमेंट खत्म हो गई। ये डेट हाउस क्या था, लास्ट पॉइंट था। ट्वेंटी 4 देख लेते हैं। व्हाट इज हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस? इट इज द अर्थ। स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द way into an orange and accidentally turn the orange away from you, reluctantly, accordingly, slowly। देखिए एक्सीडेंटली और अकॉर्डिंगली का तो यहाँ पर मीनिंग ही फिट नहीं हो रहा, कंटेक्स्ट से बाहर है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग। रिलक्टेंटली एडवर्ब मैनर हो गया। कहा यह जा रहा है कि आप एक ऑरेंज लो, उस ऑरेंज में एक पिन को स्टिक कर दो, फिर उसको धीरे धीरे ऑरेंज को घुमाओ, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि वो पिन जो है धीरे धीरे आपके सामने से डिसअपियर होने लगी। उसी प्रकार से जो अर्थ है वो एक ग्लोब है और उस पर एक जो शिप है वो इसी प्रकार से आपके सामने से डिसअपियर होने लगता है, क्योंकि अर्थ जो है इस तरह से धीरे धीरे घूम रही है और शिप भी आपसे दूर जा रहा है। तो वो शिप जिस प्रकार से डिसअपियर होने लगता है उसी प्रकार से वो पिन आपके सामने से जो आपने ऑरेंज पर लगाई है वो डिसअपियर होने लगेगी। यही कहा जा रहा है, स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज एंड स्लोली टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू। यहाँ पर सही एडवर्ब मैनर आ जाएगा स्लोली। रिलक्टेंटली का मतलब होता है इन अ रिलक्टेंट मैनर, रिलक्टेंट मैनर। और रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग। आप कुछ करना नहीं चाहते, मैं आपसे जबरदस्ती कुछ करवाऊं, आप विलिंग नहीं है वो काम करने के लिए, मैं आपसे करवाऊं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? आप विलिंग तो नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है, इसलिए आप धीरे धीरे उसको करेंगे, अपने मन को मार के हार के करेंगे। तो आप उसको क्या कर रहे हैं? रिलक्टेंट मैनर में कर रहे हैं, रिलक्टेंटली आपसे वो करवाया जा रहा है। रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग, नॉट विलिंग टू डू समथिंग। मीनिंग के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन यहां पर आ जाना चाहिए, 24 का फोर्थ। You will see the pin disappear. The same a ship does on the earth, alike, unlike, just as। देखिए सेम एक एडजेक्टिव है, तो सेम का मतलब है नॉट डिफरेंट, यानी कि सिमिलर। सेम का मतलब क्या? नॉट डिफरेंट या सिमिलर। अब ये जो सेम एडजेक्टिव है किसी नाउन से पहले लगाया जाएगा, और सेम एडजेक्टिव जिस नाउन से पहले लगाया जाता है वो डेफिनिट होता है, उसको डेफिनेटली कंसीडर किया जाता है, इसलिए उससे पहले द आर्टिकल लगाना कंपलसरी है। तो अगर द सेम यहाँ पर लगाया जाना था, द सेम अगर यहाँ पर लगा लोगे तो सेम शिप के लिए आर्टिकल, सेम शिप के लिए एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल यहाँ पर लग गया, बीच में एक आर्टिकल क्या कर रहा है? इसका मतलब द सेम को सिंटैक्टिकली यहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया सकता। हम किसी सेम शिप की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक शिप हमने देखा और सेम शिप हमने कहीं और देखा, इस तरह का हम नहीं कह रहे हैं। ये सिंटैक्टिकली भी नहीं आ सकती और मीनिंगफुल भी नहीं होगी, तो ये तो हटा ही दो। अलाइक, अलाइक एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है, एडवर्ब भी हो सकता है लाइक। अलाइक एडजेक्टिव का मतलब होता है सिमिलर। एडवर्ब का मतलब हो जाएगा इन अ सिमिलर वे। अलाइक जब एडवर्ब होगा तो उसका मतलब हो जाएगा इन अ सिमिलर वे। सिमिलर वे में, सिमिलर मैनर में कुछ किया गया तो अलाइक किया गया है। अलाइक मतलब एक दूसरे के जैसे हो। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के फंक्शन बन जाएंगे। क्या हम यहाँ पर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को लगा सकते हैं? आप देखेंगे यू विल सी द पिन डिसअपियर, और उसके बाद लिखा गया है अ शिप डज ऑन द अर्थ। डज क्या है? मेन वर्ब है। शिप क्या है? सब्जेक्ट है। इसका मतलब हमें दोनों के बीच में क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शन चाहिए, वो भी एडवर्ब के साथ, इसलिए कॉमा भी लगाया गया है। तो अलाइक तो यहाँ पर नहीं आ सकता, वो तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के फंक्शन में होगा। अनलाइक के बारे में मैं आपको बता दूं, अनलाइक प्रीपोजिशन भी हो जाएगा और एडजेक्टिव भी हो जाएगा। अनलाइक जब प्रीपोजिशन होगा तो इसका मतलब होगा नॉट सिमिलर, और इसी मीनिंग में एडजेक्टिव हो जाएगा।
प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट सिमिलर टू समथिंग एल्स, अनलाइक देम, अनलाइक इट, नॉट सिमिलर टू समथिंग, इसी मीनिंग में एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये भी सिंटैक्टिकली नहीं आ सकता, मीनिंगफुल नहीं है। जस्ट एज यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा, एज कंजंक्शन लग गया और जस्ट लग गया उससे पहले एडवर्ब। एज जब कंजंक्शन के फंक्शन में होता है तो सिमिलैरिटी या साइमल्टेनिटी दिखाने के लिए आता है। साइमल्टेनिटी मतलब कोई एक एक्शन हो रहा है उसके साथ साथ कोई दूसरा एक्शन हो रहा है, दो साइमल्टेनियस एक्शन को जोड़ने के लिए एज कंजंक्शन को यूज किया सकता है। सिमिलर, सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए, सिमिलर एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी एज कंजंक्शन का यूज किया जा सकता है। यू विल सी द पिन डिसअपियर एज अ शिप डज ऑन द अर्थ। जैसे आपने ऑरेंज में जो पिन लगाई है आप उसको डिसअपियर करते हुए देखोगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अर्थ से शिप डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर जस्ट एज ये कंजंक्शन लगाया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, एज यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, जस्ट लग गया एडवर्ब उसको एम्फेसाइज करने के लिए, जस्ट एज अ शिप डज ऑन द अर्थ। 25 का फोर्थ ऑप्शन। इसी तरह से आप घर पे जो है करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।